नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संक्षारण। यानी केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले दोस्तों संक्षारण क्या है, इसके बचाव के उपाय क्या हैं और संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे दोस्तों संक्षारण है क्या चीज़, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे कि संक्षारण क्या है। तो दोस्तों वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा धातुओं की धीमी गति से अवांछित यौगिक में बदल जाने की प्रक्रिया ही संक्षारण कहलाती है। समझिएगा कि कोई भी धातु है, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास क्या है, लोहा है। क्या है दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक लोहा है, ठीक है ना। और लोहे के जो बाहरी परत यानी ऊपरी परत पर एक भूरे रंग की पतली परत नमी के कारण आ जाती है, ठीक है ना। वायुमंडल के नमी के कारण क्या होता है कि लोहे के बाहरी सतह पर एक भूरे रंग की पतली परत हो जाती है, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं दोस्तों, जंग बोलते हैं। और वही क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है, ठीक है ना। तो परिभाषा से आपको समझ में आ गया होगा कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा, ठीक है ना, धातुओं के धीमी गति से अवांछित यौगिकों में बदल जाने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। यानी कोई भी धातु है, जैसे लोहा हो गया, तो ये जब नमी या वायुमंडल के गैसों के संपर्क में आता है तो इसमें धीरे धीरे क्या होता है कि ऊपरी भाग पर अवांछित पदार्थ उत्पन्न होने लगता है, अर्थात जंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो यही कहलाता है संक्षारण। उदाहरण में हमने बता ही दिया, जैसे लोहे में जंग लगना, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं आगे कि जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत क्या है, यानी यह किस प्रकार से जंग लगता है, जंग लगने की प्रक्रिया क्या है, रासायनिक सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस सिद्धांत को मैंने लिख रखा है, देखिए। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। तो समझिएगा कि इस सिद्धांत के अनुसार, अर्थात जंग लगने के रासायनिक सिद्धांत के अनुसार, अशुद्ध लोहे की सतह एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करती है। ऐसे सेल को संक्षारण सेल भी कहा जाता है। इन सेलों में शुद्ध लोहा एनोड तथा अशुद्ध लोहा कैथोड की भांति कार्य करता है। समझिएगा कि इस सिद्धांत के अनुसार, अर्थात जंग लगने के रासायनिक सिद्धांत के अनुसार, अशुद्ध लोहे की सतह एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करती है। जो अशुद्ध लोहा होता है और शुद्ध भी होता है, तो अशुद्ध लोहे की जो सतह है वह विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करती है। ऐसे सेल को संक्षारण सेल भी कहते हैं तथा इन सेलों में शुद्ध लोहा एनोड और अशुद्ध लोहा कैथोड की भांति कार्य करता है। ध्यान रखना है कि शुद्ध लोहा एनोड की भांति और अशुद्ध लोहा कैथोड की भांति कार्य करता है, ठीक है ना। देखिए एनोड पर, जैसे हमने भी बताया कि एनोड पर, तो एनोड पर जो लोहा है Fe लोहा है, ये क्या होता है कि Fe2+ में बदल जाता है और आयनों के रूप में विलयन में मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन कैथोड पर ध्यान रखना, ये शुद्ध पर है ना। एनोड पर शुद्ध और कैथोड पर अशुद्ध होता है, ठीक है ना। तो एनोड पर जो ये लोहा है वह 2+ आयनों के रूप में विलयन में मिल जाता है और कैथोड पर ये लोहा, ठीक है ना, Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ठीक है ना। ये एनोड पर है, ये कैथोड पर है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा है कि आयरन जो है 2+ में बदल जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, त्याग देता है, ठीक है। अब आगे चलिए देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन जल के अणुओं द्वारा ले लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन त्यागा गया आयरन द्वारा, तो वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल द्वारा ले लिए जाते हैं। तो देखिए जल द्वारा यानी H2O द्वारा ले लिए जाते हैं और किसकी उपस्थिति में, O2 की यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ले लिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ले लिए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या बनता है, OH नेगेटिव बनता है। अब समीकरण को संतुलित करना है तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ठीक है ना। ये 2 हो गया, चूँकि 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, तो ये सम हो गया। और यहाँ पर 4 लगा देते हैं, ठीक है ना। तो 4 OH नेगेटिव हो गया। मतलब देखिए 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 हो गया, 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन 4, यहाँ हाइड्रोजन 4, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या कहा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जल के अणुओं द्वारा ले लिए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से आयरन से इलेक्ट्रॉन निकले, वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, OH नेगेटिव बनता है, ठीक है। अब क्या होता है कि एनोड पर बने आयरन 2+ आयन OH नेगेटिव आयनों से क्रिया करके आयरन हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जो बना OH नेगेटिव आयन, ठीक है, वह क्या करेगा, एनोड पर आयरन 2+ है, इससे क्रिया करके आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो देखिए यहाँ पर Fe2+ है,
ठीक है ना। वह किससे क्रिया करके, OH निगेटिव, इससे OH निगेटिव से क्रिया करके क्या बनाता है, आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, यहाँ पर वैलेंसी कर दीजिएगा, तो जैसे यहाँ पर OH2 है तो यहाँ पर 2 कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो अब बैलेंसी लगभग हो गया। ठीक, और तो क्या बनता है दोस्तों कि आयरन 2 पॉजिटिव जो है वह किससे क्रिया करता है, इससे OH निगेटिव से क्रिया करता है, तो क्या बना लेता है, आयरन हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, और यह आयरन हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन के अणुओं से क्रिया करके क्या बनाता है, देखिए आयरन हाइड्रोक्साइड है वह ऑक्सीजन यानी हाफ O2 और H2O यानी जल के अणु से क्रिया करके क्या बनाता है, Fe2O3 इंटू XH2O। कहने का मतलब कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है। देखिए यहाँ पर जो FeOH कोल्टवाइस अर्थात आयरन हाइड्रोक्साइड है वह किससे क्रिया करता है, हाफ O2 से यानी ऑक्सीजन के अणु और H2O यानी जल से। ठीक है ना, इससे क्रिया करके क्या बनाता है दोस्तों, Fe2 और O3 इंटू XH2O यानी यहाँ पर आवश्यकता अनुसार हम जल के अणु ले सकते हैं। ठीक है ना, और ये है आपका Fe2O3 इंटू XH2O यानी आवश्यकता अनुसार जल के अणु ले सकते हैं, और यही क्या कहलाता है, जंग कहलाता है, जंग कहलाता है। ठीक है ना, यानी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, यही कहलाता है जंग। ठीक, तो दोस्तों ये रहा रासायनिक सिद्धांत। अब चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा कि संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए दोस्तों, संक्षारण को बढ़ाने वाले कारक, ठीक है ना, तो अब हम चर्चा करेंगे संक्षारण बढ़ने का क्या मुख्य कारण है। ठीक है ना, तो उसमें से पहला है नमी एवं वायु। तो जैसा कि आपको सबको पता ही है कि संक्षारण नमी एवं वायु के कारण ही होता है, तो यह तो उसका मुख्य कारण है। यानी नमी एवं वायु की उपस्थिति संक्षारण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये क्या करती है, संक्षारण की दर को बढ़ाती है। यानी इसका जो संक्षारण का मुख्य कारण है, यानी जंग का जो मुख्य कारण है वह नमी एवं वायु ही है। ठीक है, तो और दूसरा है अशुद्धियों की उपस्थिति। देखिए अशुद्धियों की उपस्थिति यानी धातुओं में उपस्थित अशुद्धियों से छोटे छोटे संक्षारण सेल बन जाते हैं। यानी धातु में जो अशुद्धियां होता है उसके कारण क्या होता है, छोटा छोटा संक्षारण सेल बन जाता है। अतः अशुद्धियों की उपस्थिति संक्षारण की दर में वृद्धि करती है। इस प्रकार से क्या होता है कि जितनी अशुद्धियां होगी जिस धातु में उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा, संक्षारण की क्रिया होगी। और तीसरा है दोस्तों, तीसरा है धातुओं की क्रियाशीलता। तो समझिए रिएक्टिविटी ऑफ मेटल यानी धातुओं की क्रियाशीलता, अर्थात ज़्यादा सक्रिय धातुओं का संक्षारण तेजी से होता है और जो कम सक्रिय होगा उसका संक्षारण क्या होगा, धीमी गति से होता है। अतः विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातु का स्थान जितना ऊपर होगा उसके संक्षारित होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अर्थात मेरे कहने का मतलब कि धातु जितना ही ज़्यादा क्रियाशील होगा, जितना ज़्यादा सक्रिय होगा, तो उसकी संक्षारण की गति उतनी ही तेजी से होता है। ठीक है, और चौथा है CO2 एवं SO2 की उपस्थिति। यानी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति भी ये क्या करता है, संक्षारण के बढ़ाने में सहयोग करता है। अर्थात वायुमंडल में SO2 एवं CO2 की उपस्थिति से संक्षारण की गति एवं मात्रा में वृद्धि होती है। यानी कहने का तात्पर्य कि यदि CO2 की मात्रा और SO2 की मात्रा ज़्यादा है जिस जगह पर, वहाँ पर संक्षारण की जो दर है अधिक होती है, संक्षारण तेजी गति से होती है। ठीक है, तो ये रहे कुछ संक्षारण को बढ़ाने वाले कारक, यानी मुख्य कारण जो संक्षारण को मतलब क्रियाशील बनाते हैं, यानी संक्षारण होने का कारक होते हैं। अब चलिए इसके अंतर्गत हम थोड़ा सा बचाव यानी क्या बचाव करना चाहिए संक्षारण में, वह भी हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, संक्षारण से बचाव के कुछ उपाय हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। तो पहला नंबर, धातुओं की सतह पर पेंट, यानी धातुओं की सतह पर पेंट करके, अर्थात क्या करके, पेंट करके, यानी क्रियाशील धातुओं की सतह पर पेंट लगाकर उन्हें वायु एवं नमी की संपर्क से बचाकर उसे हम संक्षारण से बचा सकते हैं। यानी जो धातु है उस पर हम क्या कर दें, पेंट कर दें। ठीक है ना, अब पेंट करने से क्या होता है कि वायु या नमी से सीधा संपर्क में नहीं आते हैं, जिससे कि संक्षारण से बचाया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा है सतह पर परत चढ़ाकर, यानी धातु की सतह पर क्या किया जाए, परत चढ़ा दिया जाए। यानी मेरे कहने का तात्पर्य कि धातुओं की सतह पर तेल या ग्रीस का या किसी अन्य रसायन का जो परत चढ़ाकर भी उन्हें वायुमंडलीय नमी या वायु की सतह से सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी तेल, ग्रीस, ठीक है ना, इनका क्या करते हैं, हम परत चढ़ा देते हैं या कोई रासायनिक पदार्थ का परत चढ़ा देते हैं, जिससे वह वायु या नमी के संपर्क में सीधे नहीं आते हैं और संक्षारण से बचाया जा सकता है। और तीसरा है विद्युत लेपन विधि। विद्युत लेपन विधि, तो इस विधि में क्या होता है कि धातुओं की सतह पर विद्युत लेपन विधि द्वारा निकिल, क्रोमियम जैसी
संक्षारित न होने वाली धातुओं की परत चढ़ाकर। देखिए कुछ ऐसे धातुएं हैं जिनका संक्षारण जल्दी नहीं होता है, जैसे निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया, ठीक है ना, जिंक हो गया। इनसे क्या होता है कि जल्दी इनका संक्षारण नहीं होता है, तो इन धातुओं की क्या करते हैं, जिस धातु पर संक्षारण अधिक होता है उस पर क्या करते हैं, परत चढ़ा देते हैं। विद्युत लेपन विधि द्वारा परत चढ़ाकर संक्षारण से बचाव किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं, जैसे कि दोस्तों आप उदाहरण के लिए देखिए, जैसे लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। आप सुने होंगे कि गैल्वेनीकरण क्या है, कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर क्या किया जाता है, जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। और क्यों चढ़ाई जाती है, क्योंकि लोहे को जंग से बचाने के लिए, तो यह एक बचाने का उपाय है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा कि संक्षारण क्या है, संक्षारण के मतलब संक्षारण को बढ़ाने वाले कारक और संक्षारण से बचाव के उपाय कुछ हमने चर्चा किया है। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हाँ दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा वीडियो, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।